નમસ્કાર, હું દિનેશ સિંધવ. વિશેષ વિથ દિનેશમાં તમારું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. દિલ સે વિથ દિનેશ આ શોમાં એક એવા ગુજરાતી દિગ્દર્શકને મળવું છે. ગુજરાતી છે નહીં, હરિયાણાના છે, પરંતુ સવાયા ગુજરાતી છે. જેમ ફાધર વાલેશ ગુજરાતી ભાષાને પ્રેમ કરતા હતા, એ રીતે ગુજરાતી ભાષાની ફિલ્મોને આ માણસ પ્રેમ કરે છે. પડદા પાછળનો માણસ છે એટલે ક્યારેક બહુ ઓળખાણ હોતી નથી. આપણે બધા હીરો અને હિરોઈનને ઓળખીએ છીએ, પણ ખરા હીરો તો આ છે જે ગુજરાતી ફિલ્મો સરસ બનાવે છે. ઢ નામની એક ફિલ્મ આવી હતી, તમને ખબર હશે, જેને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો હતો. નસીરુદ્દીન શાહ અને આપણે એમાં એક્ટિંગ કરતા જોયા હતા. એના ડિરેક્ટર આપણા છે, આજે ગુજરાતમાં છે, ગુજરાતી ફિલ્મો બનાવે છે, એટલે કહીશ કે આપણા છે. મૂળ હરિયાણાના, ગુજરાતી થઈ ચૂક્યા છે. હવે ખાલી હિન્દીમાં જવાબ આપશે તમને. ગુજરાતી સમજે છે એટલે હું સવાલો ગુજરાતીમાં કરીશ, જવાબ તમને હિન્દીમાં મળશે. મનીષ સૈની નામ છે. છેલ્લે એક ફિલ્મ જે હમણાં ખૂબ ચર્ચામાં છે, તમને ખબર પણ છે, અને મેં મારા લાસ્ટ ઇન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું કે એમને મળવાનો છું. ફરી એકવાર જ્યારે હમણાં નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો છે ગુજરાતી ફિલ્મને, પહેલાં ભવની ભવાઈને મળ્યો હતો, એ પછી હેલ્લારોને મળે છે, અને બાળ ફિલ્મની કેટેગરીમાં હમણાં એક એવોર્ડ મળ્યો છે. ગાંધી એન્ડ કંપની નામની આ ફિલ્મ છે, આ ફિલ્મના ડિરેક્ટર. અને છેલ્લે આપણે શુભયાત્રા નામની ગુજરાતી ફિલ્મમાં એમનું ડિરેક્શન જોયું છે, માણ્યું છે, અનુભવ્યું છે. શુભ આશયથી આ માણસ કામ કરે છે. તો આજે આપણે એમની યાત્રા પણ સમજવી છે. તો મનીષભાઈ મારી જોડે છે. મનીષભાઈ, અભિનંદન. પહેલાં તો ગુજરાતી ફિલ્મ થેન્ક યુ ને જ્યારે નેશનલ એવોર્ડ મળે છે ત્યારે તમને તો મજા જ આવતી હશે, તમે સર્જક છો, પણ અમને વધારે મજા આવે ગુજરાતી તરીકે, કારણ કે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીઝને તમારા જેવા દિગ્દર્શકની જરૂર છે અને આવી ફિલ્મોની જરૂર છે. તો ગાંધી એન્ડ કંપનીને જ્યારે એવોર્ડ મળ્યો છે, તો એ ફિલ્મ વિશે થોડી વાત કરશો ને, ક્યારે રિલીઝ થશે જેથી ઓડિયન્સ જોવા પણ જઈ શકે. પછી તમારી આખી યાત્રા મારે જાણવી છે. यस तो गांधी एंड कंपनी बहुत हमने 2021 में कंप्लीट कर ली थी फिल्म. और ये ऐसी फिल्में होती है गांधी एंड कंपनी जैसी, तो उनमें क्या होता है ना, एक प्रोसेस होता है कि ये बहुत कमर्शियल फिल्म नहीं है, लेकिन बहुत एक्सक्लूसिव फिल्म आप इनको बोल सकते हो. तो इनके ऑडियंस भी जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव ऑडियंस होते हैं. तो इसका एक प्रोसेस होता है कि फिल्म बन गई, चलो 1 साल है तो हम उसका फेस्टिवल सर्किट करेंगे. फेस्टिवल सर्किट क्या होता है कि टॉप के जितने भी फेस्टिवल्स है बाहर उधर भेजेंगे ताकि अप्रिसिएशन मिले. अप्रिसिएशन मिलता है तो हम लोगों को प्रूव कर सकते हैं कि यार देखो ये फिल्म है, ये यहाँ जीती है, यहाँ जीती है, आप देखिए आपको पसंद आएगी. આ વખતે મને એક્ઝિક્યુટિવ ફ્રેગ્રન્સવાળું પરફ્યુમ જોઈએ છે. આ વખતે છે ને તો અમારું બ્લુ ક્રુઝ યુઝ કરો. જી. વન ઓફ ધ બેસ્ટ એક્વેટિક ફ્રેગ્રન્સ ઇન ધ વર્લ્ડ છે. तो इसकी जर्नी शुरू हुई बेंगलोर फिल्म फेस्टिवल से, इंटरनेशनल बेंगलोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से. वहाँ पे ये फिल्म सेकंड बेस्ट इंडियन फिल्म का इसको अवार्ड मिला, और हम भी सरप्राइज हो गए थे क्योंकि हमने ये तो कि जनरल कैटेगरी थी, कोई बच्चों की कैटेगरी नहीं थी, तो ये हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. वो पहला इसका फेस्टिवल था. उसके बाद वो जर्नी शुरू हो गई. फिल्म बाज़ार करके एक फिल्म मार्केट होता है गोवा में, उसमें ये टॉप 20 में थी. वो टॉप 20 इंडियन फिल्म रेकमेंड सेक्शन बोलते हैं, जिसमें 20 फिल्में लेते हैं, तो ये उसमें थी. फिर न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल होता है, असीम छाबड़ा जी करते हैं, वो काफ़ी नोन पर्सनैलिटी है, तो उसमें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का अवार्ड मिला. फिर एक चेक रिपब्लिक में जिलिन फिल्म फेस्टिवल होता है, वहाँ पे इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला. ये चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल भी होता है. तो अभी ये हो गया था, हमको कॉन्फिडेंस आ गया था कि चलो सही रास्ते पे है. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक फेस्टिवल में जीतती है तो आपको लगता है कि कुछ तुक्का हो गया होगा, ये हो गया होगा, या कुछ चांस मिल गया होगा, उस साल एंट्रीज कम हुई होगी. लेकिन अभी हर जगह यूके में भी इसको क्यूरेटर्स चॉइस अवार्ड मिला. तो वहाँ से ये फिल्म की जर्नी शुरू हुई. अभी जर्नी मैंने थोड़ा लेट से आपको बताना शुरू की, फिल्म कंप्लीट होने के बाद. फिल्म बनने से पहले भी मैं और महेश मिले. महेश को एक ऑथेंटिक महेश उससे पहले शू थयू बना के आ चुके थे. एक कमर्शियल फिल्म उन्होंने बनाई थी, तो उनका ये था कि चलो यार अभी कुछ ऑथेंटिक बनाते हैं. उनको ये लगा कि कुछ ऐसा यार मेरे को कुछ बच्चों का कुछ बनाना है, और कुछ ऐसा बनाना है कि यार जो कुछ नया हो, पहले कुछ वैसा बना नहीं हो. तो मैंने ऐसे ही कॉफ़ी पीते पीते महेश को एक मेरी शॉर्ट फिल्म की कहानी सुनाई. पहले इसका नाम गांधी कटिंग था. तो गांधी कटिंग के बाद महेश ने बोला यार ये बहुत अच्छी कहानी है, तो इसका कुछ बन सकता है क्या, इसका कुछ फीचर जैसा कुछ निकल सकता है क्या. मैं बोला यार फीचर तो मैंने कभी सोचा नहीं, 10 पेज की कहानी है, पर देख सकते हैं. तो फिर धीरे धीरे मैंने उस पर काम किया. कोविड में मेरे को टाइम मिल गया था बहुत सारा. और दिनेश जी, मैं क्या था ना, कोविड में मैं अकेला था यहाँ पे, तो मेरे को ना कई बार अकेला रहना ना एक कई बार राइटर के लिए ब्लेस हो जाता है. मौका मिल जाता है, आपको कोई बोलने वाला नहीं कि कपड़े कहाँ पे डाले आपने, खाने में क्या बना है क्या नहीं बना है, आपको ही बनाना है और आपको ही खाना है.
तो अभी आपके पास जो सारा टाइम है ना वो यूटिलाइज करने के लिए है। तब मैंने ये पेन डाउन करना शुरू किया, कहानी लिखनी शुरू की। 1 मई मुझे ध्यान है, 1 मई को मैंने पहली लाइन लिखी थी और मेरे को ध्यान है 24 मई को मैंने दी एंड करके प्रोजेक्ट सेव किया था, कंट्रोल एस किया था। क्या बात है। तो 24 दिन में वो कहानी लिख ली मैंने महेश को भेजा और महेश को बहुत पसंद आई फिल्म, मतलब स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई। महेश ने बोला यार ये बहुत मस्त लग रही है मेरे को, तो मतलब पूरा फ्लो आ रहा है कि आप पहला पेज पढ़ते हो, लास्ट पेज पढ़ते हो तो आपको कहीं पे रुका हुआ नहीं लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है या इतना है, ये यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो रही है, इसको बनाते हैं। फिर प्री प्रोडक्शन हमने शुरू कर दिया और फिर अभी कोविड गया नहीं था, वो पहले फर्स्ट वेव की बात है। तो फिर उसके बाद हम वेट करते रहे कि जुलाई में नहीं, पहले बोला अगस्त में खुल जाएगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सितंबर में हो जाएगा, ये नहीं हुआ कुछ भी। फिर धीरे धीरे उम्मीद थी, फिर नवंबर तक खुलने लगी दुकानें, ये सब हो गया। और फिल्म में बच्चे और बूढ़े लोग ही थे, तो हमारे लिए भी रिस्क की बात होती है। प्रोड्यूसर इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता कि यार बच्चे बूढ़े किसी को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, शूट बंद हो जाएगा। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे क्या होती है ना, आपका शूट बंद हो गया, आपने लापरवाही की तो और 3 शूट का जो लोग वेट कर रहे थे वो भी बंद हो जाएगा, तो लोग आपको बोलने लगे कि तुमने गड़बड़ कर दी, तुम्हारी वजह से हमको नुकसान हो रहा है। मुझे ध्यान है हमारा दिसंबर में सब कुछ प्लान हो गया था और एक बड़े फेमस एक्टर थे जो एक्सपायर हो गए थे, और उस टाइम पे एकदम से ना एक शोर मचना शुरू हुआ कि जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर लोग हैं ना, ये इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और ये एक्टर की लाइफ रिस्क में डाल रहे हैं, और हमारा तब सब कुछ प्लान हो चुका था। तो जब ये स्टेटमेंट आई इम्पा से, सिंटा से, ये सब जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है वहाँ से आई, तो मैं और महेश डर गए यार कि कुछ भी कैजुअलिटी हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, किसी को कोविड वगैरह कुछ हो गया, कहानी में बच्चे और बूढ़े, तो लोगों को लोग मतलब नेगेटिव बोलना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। तो फिर क्या करें, फिर हमने सबका कंसर्न लिया कि क्या है, मैं आपको बताता हूँ। और सब ने बोला कि नहीं नहीं करते हैं, फिल्म बनाते हैं बिल्कुल, और हम सारी सेफ्टी रखेंगे, सिक्योरिटी रखेंगे। सेट पे चाय से ज़्यादा सैनिटाइज़र आता था। मैंने चाय वाले स्पॉट बॉय को बोल दिया था कि जैसे चाय लेके घूमते ना, तुम हर 5 मिनट में सैनिटाइज़र लेके घूमते रहो। 30-40 बच्चे रहते थे, तो जैसे लंच ब्रेक हुआ, चाय ब्रेक हुआ ना, तो मैं सबसे पहले मैं खड़ा हो जाता, सबके हाथ धुलवाओ पहले। बच्चे ना बहुत ऐसा है कि कब मुंह में हाथ गया, कब किधर गया, तो वैसे रखा। और पीसफुली कुछ भी, मैं बोल रहा हूँ किसी को एक छींक भी, खांसी भी नहीं है, अच्छे से शूट खत्म हो गया। तो कई प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं ना, आपको हिंदी में कहावत है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। બિલકુલ. तो इस प्रोजेक्ट कैसे ही તો रहा? મિત્રો બહુ મહેનત કરી છે, ખાસ તો આ એટલા માટે ચર્ચા કરી કે ફિલ્મ મેકિંગ એક જુદી પ્રક્રિયા છે. ફિલ્મ સારી બનાવી એ તો એક ચેલેન્જ હોય જ છે દર વખતે ફ્લોર ઉપર જઈએ ત્યારે. 69th નેશનલ ફિલ્મ એવોર્ડમાં જ્યારે આ ફિલ્મને બેસ્ટ ફિલ્મ ચાઇલ્ડ કેટેગરીમાં એટલે બાળકોની ફિલ્મમાં જ્યારે એવોર્ડ મળ્યો છે, તો રિલીઝ ક્યારે થશે પણ આપણે કહી જ દઈએ હવે. फिल्म रिलीज़ हो रही है 27 अक्टूबर को, अभी जो अक्टूबर आने वाला है 2023 में, तो 27 अक्टूबर को हमने प्लान किया रिलीज़ करने का। એ વખતે હું તમને યાદ દેવડાવીશ કે આ ફિલ્મ આપણે જોવા જવાની છે. और बच्चों के एग्ज़ाम भी ख़त्म हो जाएंगे तो बिल्कुल. बच्चे काफ़ी पसंद है आपको, क्योंकि आपकी जो डव फिल्म थी उसमें भी वही बच्चे दिखे थे हमें. वो बात तो करेंगे हम. बचपन से ही शुरू करते हैं आपकी बात, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये फिल्म की जर्नी बोली आपने हमें, गांधी एंड कंपनी, लेकिन आपकी जो खुद की जर्नी है वो भी हमें समझनी है. तो शुरू बचपन से करें. बिल्कुल बचपन से ना, बिल्कुल शुरू में ही चले जाते हैं ब्लैक एंड वाइट में। तो सबसे पहले क्या हुआ था ना सर, कि मैं फिल्म का मुझे चस्का लग गया था जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। और एक बार क्या हुआ था, मेरा स्कूल में मैथमेटिक्स का एक टेस्ट होने वाला था 4th क्लास में। मैं तैयार नहीं था, फिल्मों का चस्का था, एक छोटा सा सिनेमा हॉल था, तो मैं स्कूल ना जाके ना मैं थिएटर चला गया उस दिन। टिकट ली, 3.5 रुपये की टिकट थी बैल्कनी की, लेके आराम से बैठ गया। 2 बार फिल्में देखी मैंने, क्योंकि स्कूल का टाइम लंबा होता था। आया, पकड़ा गया घर पे, पिटाई, क्योंकि स्कूल मेरे पिताजी का ही था। तो उधर पता चल गया कि मनीष क्यों नहीं आया। हरियाणा के गुजरात में? हरियाणा। ओके. हाँ। तो लेकिन उस दिन क्या हुआ ना, तब से थोड़ा पिटा, वो सब बातें ठीक थी, पकड़ा भी गया। उसके बाद मैंने बंक नहीं मारना ये किया, लेकिन सैटरडे संडे मौका देख के ना मैं थिएटर में बिना बताए चला जाता था, और एक चस्का लगना शुरू हो गया फिल्मों का। तब मैं आपको बताऊँ ना, तब ये नहीं था कि डायरेक्टर बनेंगे, क्योंकि ये चीज़ पता ही नहीं थी कि डायरेक्टर होता है। प्रोड्यूसर का थोड़ा बहुत पता रहता था, मेन होता था एक्टर रहता है फिल्म में, और ऐसा लगता था एक्टर ही फिल्म बनाता है। अब वो रिकॉर्ड होता है, कैमरा आता है, ये सब कुछ नहीं पता था। और कई बार क्या होता था, हम खुद भी, मेरे दोस्त को मैं बोलता था कि तू ये बन जा, मैं ये बन जाऊँगा, चलो करते। हमने प्ले करना शुरू किया, कहानियाँ लेते थे स्कूल में, 5वीं स्टैंडर्ड में हमने प्ले करना शुरू किया।
फिर धीरे धीरे चीज़ें बड़े हो गए, प्रैक्टिकल होना शुरू किया, नौकरी करनी है, पैसा कमाना है, 12वीं तक आ गए ये कि यार क्या करे, होटल मैनेजमेंट करे क्या। तब मेरे को एक मैगज़ीन मिली जिसमें एनिमेशन के बारे में था, एनआईडी के बारे में था। तब ये लगा कि मेरी ड्राइंग में आपकी तरह मेरी ड्राइंग भी अच्छी थी कहानियाँ बताने का आपकी तरह मुझे भी शौक था। तो मुझे ये लगा कि यार एनिमेशन पढ़ते हैं, ड्राइंग की ज़रूरत है, मैथमेटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं, इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है उधर। तब एनआईडी का मैंने एग्ज़ाम दिया, लकीली एनआईडी में मेरा सिलेक्शन हो गया। बड़ी बात होती थी उस टाइम पे, 60 सीटें होती थी। पता नहीं मेरे घर वाले तो बोलते, मेरे पिताजी को लगता है मेरे हर काम मेरे तुक्के से हुए हैं तो सिलेक्शन हो गया। इधर आके ना थोड़ा एक्सपोजर मिला बाहर की फिल्मों का, ईरानियन फिल्मों का। चिल्ड्रन ऑफ हेवन करके एक फिल्म मैंने देखी थी, ईरानियन फिल्म, बहुत खूबसूरत फिल्म थी। सत्यजीत रे की फिल्में देखी तब तो पता ही नहीं था ये सब। तब मेरे को लगा यार ये अलग सी फिल्म है, हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, ऐसा भी तो बना सकते हैं। हम सनी देओल की, शाहरुख खान की, सलमान खान की फिल्में नहीं बना सकते, लेकिन छोटी छोटी कहानियाँ तो कह सकते हैं। तो वहाँ से फिर एक फिल्म मेकिंग की जर्नी शुरू। તો મનીષભાઈ, તમારી ફિલ્મ મેકિંગની જર્ની શરૂ થાય છે, તમે અમદાવાદ આવો છો, પણ હરિયાણા પાછો લઈ જાઉં તમને, તમારા ગામમાં મારે લઈ જવા છે. એ ફિલ્મ જે તમે જોઈ હતી શરૂઆતમાં, એ કઈ ફિલ્મ હતી? पहली वाली फिल्म पहली वाली फिल्म तो हीर रांझा थी, ये अनिल कपूर की थी, मुझे याद है। उसमें तो मैं थोड़ा बोर हो गया था वो कोई अच्छी फिल्म नहीं थी। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने वो एक मिथुन का दौर आया था ना, वो लोहा मर्द वाला, मैंने वो भी नहीं छोड़ी। मैंने संजय दत्त की खलनायक भी नहीं छोड़ी। तो मैं सब ही देख लेता था। और धीरे धीरे क्या हो गया ना, फिर आपको पता चलने लगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या थी, मैं और मेरा एक दोस्त है, प्रिंस मल्होत्रा नाम है उसका, तो हम उस टाइम पे म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम याद रखने लगे, ये जतिन ललित की है, इसमें आनंद बख्शी का लिरिक्स है, इसका सिनेमेटोग्राफर ये है, कुक्कू कोहली की फिल्म आ रही है। तो मेरे बाकी के दोस्त थे ना, उनको ये लगने लगे थे, अरे तुमको ये सब याद कैसे रहता है, तुमको क्लासरूम का कुछ। एक दोस्त ने मेरे को गिल्ट कराया कि चले तू इतना ही क्लास में पढ़ के आए तो पता नहीं क्यों वो चीज़ें याद रहती थी, सारा ये सब याद। પણ એ સમયે ફિલ્મ મેકિંગ સાથે કોઈ લેવા દેવા નતો? ज़्यादा नहीं था पर लेकिन सॉरी मैं आपको इंटरप्ट અંદર ક્યાંક એવું હતું થોડુંક કે તમારે ફિલ્મ મેકિંગ કરવું છે ને ટેકનિકલી કદાચ તમને ખબર નહીં હોય કે આને ડિરેક્શન કહેવાય અને સ્ક્રિપ્ટિંગ કહેવાય, પણ એ વખતે તમને એવું લાગવા લાગ્યું હતું કે મારે આ ફિલ્ડમાં કશું કરવું છે? यस, अब महसूस एक चीज़ होती है, उस टाइम पे ना कहानी कहने का एक जज्बा आ गया था। जैसे आपको पता नहीं होता ना, डायरेक्शन ये होता है, कैमरा ये होता है, और कैमरा बड़ी चीज़ थी, शादियों में ही आता था कैमरा तो तब देख लेते थे, कैमरा ये करता था शादियों में, तब ये लगता था कि फिल्म का जो कैमरा और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, ये क्यों अलग लगता है। तब VHS थे, ये सब थे, तो वो सब चीज़ें थी। पर और तब ये था कि चलो एक्शन बोलूँगा, तेरे को इधर से कूदना है, इसको रिकॉर्ड करना है, वो नहीं पता। तो तब कहानी कहने का एक चस्का लग गया था, ये बात कहने का। दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा, एक फिल्म एप्रिसिएशन होता है। जैसे दिल से फिल्म आई थी, तो मैं 10वीं क्लास में था तब, मेरे को ध्यान है, मैंने रात को देखी, वो DD पे आई थी। और अगले दिन मैं गया और मैंने बोला यार कल बहुत अच्छी फिल्म देखी, दिल से नाम से। तो मेरे सारे दोस्त हंसने लगे, वो बोला वो फिल्म इतनी बोरिंग फिल्म है, तेरे को वो अच्छी लगी। लेकिन कहीं ना कहीं मैं सोच रहा था यार वो फिल्म तो अच्छी थी। तो तब ये लगने लग गया, तब थोड़ा डाउट होता था कि मैं गलत हूँ, शायद ये सारे सही है, तो दिल से चल ही नहीं है। और हमारे समाज में ना, सोसाइटी में एक चीज़ है, जो फिल्म चलती नहीं है वो ख़राब है, जो फिल्म चल जाती है वो महान फिल्म है, ऐसा ये मान लेते हैं। तब 2 बजे दोपहर में ये आर्ट हाउस फिल्में आती थी NFDC की, रुदाली जैसी, सूरज का सातवां घोड़ा। मेरे को चस्का लग गया था उन फिल्मों का, तब मैं देखता था, वो भी मैं नहीं छोड़ता था। पढ़ने का मेरे को चस्का लग गया था, लिखने का, कहानियाँ लिख। तब पता नहीं था, लेकिन अब रियलाइज़ होता है, मैं आपको बताऊं। तब मुझे नहीं पता था कि मैं फिल्म में जाऊंगा, लेकिन अब पता चलता है कि वो स्टार्टिंग थी। પણ શરૂઆત થઈ ચૂકી હશે, લખવાનું પણ એ વખતે શરૂ કર્યું હતું? हाँ, लिखना भी उस टाइम पे मैंने शुरू कर दिया था। ફિલ્મ સ્ક્રિપ્ટ કદાચ નહીં હોય, પણ તમે કહાની નાની યા- નાની વાર્તાઓ લખતા હશો, શોર્ટ સ્ટોરી લખતા હશો. Yes. દિલ સે ફિલ્મ તમે જોઈ ને પછી તમને લાગ્યું કે તમને મજા આવવા માંડી કે આવું કશું કરવું છે. તમને એ વખતે ખ્યાલ હતો કે દિલ સે વિથ દિનેશમાં દિનેશ ઇન્ટરવ્યૂ કરવા આવશે? अरे वाह ये मैंने नहीं सोचा था, पर हाँ आज वो देखिए, विधि का विधान होता है, वो जर्नी शुरू हुई ना, तो ડોટ आज ડોટ ત્યાં આ ગયા. NIDમાં તમે આવ્યા અહીંયા, ડ્રોઈંગનો તમને શોખ હતો, એટલે ડ્રોઈંગ કરવું એટલે કલ્પના કરવી, यस, રંગ પૂરવા અને કમ્પોઝિશન કરવું, એટલે ફરી ફિલ્મ મેકિંગ સાથેની જ કશુંક વાત છે, મને લાગે છે બહુ નજીકની વાત છે આ ડ્રોઈંગ કરવું એ. તો NIDમાં આવ્યા પછી ફિલ્મ મેકિંગ સાથેનો જે ચસ્કો છે એના વિશે વાત કરશું. NID में भी आने के बाद पहला साल कॉमन होता है NID में, तो सेकंड ईयर में मैं फिल्म में आ गया था। उसके बाद क्या हो गया ना, मैं बहुत सारी फिल्में देखता था, तो
स्टूडेंट फिल्म में ना एक अलग तरीके की फिल्में होती है। कई बार स्टूडेंट बताना सीख जाते कि किस बारे में है, तो वो फिल्म अच्छी नहीं होती, लेकिन स्टूडेंट बोल बहुत अच्छी तरीके से देते हैं। तो मेरे को लगता था यार ऐसी तो मैं नहीं बना पाऊँगा। तो एक कहानी कहने का चस्का लग गया। लेकिन तब हमेशा ये लग गया था कि यार राजकुमार हिरानी जो बोलता है ना, वैसे ही बोले, ठीक है, वो सीधी सी कहानियाँ बता दे। उस टाइम पे एक चीज़ हो गई थी, लाइब्रेरी इकट्ठी होनी शुरू हो गई थी। देखिए फ़िल्म कैसे बनती है ना, आपके पास कंटेंट होना चाहिए, फिर आपको रिसोर्सेज में क्या डालना है ना, वो आपको कैमरा के थ्रू निकालना है और फिल्में बनानी है। फिर तो वो प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो माल इकट्ठा हो गया था, कच्चा माल इकट्ठा होना शुरू हो गया था कि मैं फ़िल्म बनाऊंगा तो ऐसी कहानी बोलूँगा, ऐसी कहानी बोलूँगा, ये बोलूँगा। एनआईडी ख़त्म होने के बाद एग्जैक्टली एक झटका लगा मेरे को, क्योंकि हमने 2009 में ढ की स्क्रिप्ट लिख ली थी। मैं 50 स्क्रिप्ट राइटर प्रोड्यूसर से मिला, मैंने बोला ये कहानी मेरे पास है, मुझे फ़िल्म बनानी है। और सब मेरे को क्या बोलते थे, हाँ कहानी तो अच्छी है यार, पर ये चलेगी नहीं, ये कमर्शियल नहीं है। तो उसमें क्या होता है ना, ये एक अच्छा साइन भी होता है जब बहुत सारे लोग बोले कहानी अच्छी है चलेगी नहीं, मतलब वो अलग है, बिल्कुल। मतलब वो कुछ तो अच्छा करेगी, और वो चली नहीं तो अवार्ड तो लेके आ सकती है। मतलब आप एक नए ट्रेंड पे हो। तो मैं आपको बताऊं, तब प्रोसेस शुरू भी हुआ था, लेकिन एक स्ट्रगल समझ में आ गया था। तब उस एज अ प्रोड्यूसर मेरा एक जर्नी शुरू हो गई थी कि बहुत सारे लोग रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, 5-6 साल तक आप अपनी एक कहानी में बिलीव कर रहे हैं, मतलब ये है कि वो कहानी अच्छी है और आपको बनानी चाहिए और वो बननी चाहिए। तो फिर क्या हो गया, आप किसी पे ट्रस्ट मत करो, कोई और रिस्क नहीं लेता है तो आप रिस्क लो उस चीज़ का। તો મનીષભાઈ ઢ શબ્દ આપણે એટલા માટે વાપરીએ છીએ કે તમને કદાચ કશું ના આવડે તો આપણે કહીએ કે તું ઢ છે, તને આવડતું નથી, તો ફિલ્મ મેકિંગમાં પણ તમે શરૂઆત આ રીતે એક સ્ટુડન્ટ તરીકે જ કરી, એનઆઈડીના વિદ્યાર્થી તરીકે તમે ફિલ્મ મેકિંગ શીખ્યા હશો, પછી એક પ્રોડ્યુસરવાળી વસ્તુ તમે શીખ્યા, ત્યાં પણ તમે ઢ ના રહ્યા, પણ ત્યાં પણ તમે કશુંક નવું શીખતા ગયા. પણ એનઆઈડીમાં પહેલી ફિલ્મ તમે કઈ બનાવી હતી? एनआईडी में पहली फिल्म कहानी कुछ और है नाम से मेरी एक फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म थी। उसके बाद अगला, ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट थे। उसके अगला प्रोजेक्ट था, आपको नाम सुन के बहुत ये लगेगा, जब भगवान भीख मांगता है। तो एक बहरूपिये के ऊपर एक फिल्म थी। छोटा बहरूपिया है जो भगवान बन के निकलता है और वो लोगों से पैसा मांगता है ना, तो एक आदमी ने उसको टोका कि अरे तू भगवान बन के आया और भीख मांग रहा है, भगवान को भीख मांगता है। वो बहुत मेरा सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। वो मेरे किसी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कभी मैं उसको डालूँ, शेयर करूँ लोगों के साथ। फिर एक मेरी जो फाइनल प्रोजेक्ट था एनआईडी का, वो गुल्लक नाम से एक शॉर्ट फिल्म थी। गुल्लक मतलब मेरी अच्छी फिल्मों में से एक। आंचल शाह करके एक मॉडल है, आप जानते होंगे, इन्फ्लुएंसर है, काफ़ी बड़ी। हाँ, तो आंचल बच्ची थी छोटी, आंचल 9 या 10 साल की थी। आंचल ने उसमें मेन लीड एक्ट किया और आंचल की पहली फिल्म थी वो। तो उसको बहुत अप्रिसिएशन मिला, काफ़ी फेस्टिवल में वो जीती थी। मिफ करके एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, मिफ का भी हिस्सा थी वो फिल्म। तो गुल्लक मेरी पहली फिल्म थी, और गुल्लक भी बचपन के बारे में एक कहानी थी। तो तब मैं एक ट्रैक में घुस गया था। तब मेरे को लगा था यार मेरी पहली फिल्म मैं बचपन की कोई कहानी लेके बनाऊंगा। फिर ढ आई, ढ आने के बाद लगा कि अभी और कहानियाँ बाकी है। फिर गांधी कंपनी आई। फिर मेरे जो असिस्टेंट डायरेक्टर थे, सब ने बोला कि सर बच्चों को सेट पे संभालना ना, आप संभाल ले तो हमारी हालत ख़राब हो जाती है, तो ब्रेक ले लो। तो फिर मैंने शुभ यात्रा बनाई, क्योंकि क्या हो गया ना, कई बार एक डायरेक्टर को ये भी रहता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं जा रहे हो। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, मुझे बहुत आसान लगता है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मैं वही कर रहा हूँ। मैं, और मेरे को और जॉनर एक्सप्लोर करने थे और कहानियाँ एक्सप्लोर करनी थी। तो शुभ यात्रा पे काम किया। गिद्ध तो बहुत ही अलग फिल्म है, गिद्ध तो थोड़ी टेढ़ी फिल्म है। मतलब मैंने जब एडिट किया गिद्ध का, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ दिनेश जी, मैं एक वीक के लिए मैं डिप्रेस हो गया था, और मेरे को लगा मैंने ये फिल्म क्यों बनाई। मतलब वो मतलब मैं परेशान हो गया था। ऐसी डिस्टर्बिंग फिल्म है वो, आप देखो ना, डार्क फिल्म है बहुत। वो फिल्म जिसने भी देखी ना, सब बोलते हैं, मैं 5 मिनट देख के ना मैं चुप हो जाता हूँ कि ऐसी भी लाइफ लोगों की है, इस तरह से भी लोग जी रहे हैं। तो ये था। तो मेरा हमेशा ना एक ये रहता है कि मैं एक कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि यार हर तरीके की, अगर आप एक अच्छे कहानी बोलने वाले, अच्छे स्टोरी टेलर हो, तो आपको हर तरीके की कहानियाँ बतानी બિલકુલ. चाहिए। તમે કહ્યું કે તમે ભીખ માગવાની હમણાં કશુંક વાત કરી છે, તો શરૂઆતમાં તમે એનઆઈડીમાંથી જ્યારે પાસ આઉટ થાઓ છો એ પછી એક જુદું આખું, કારણ કે માર્કેટ જુદું છે, તમે એક સ્ટુડન્ટ તરીકે ફિલ્મો બનાવો એ જુદી વાત છે, તો અહીંયા આવીને કામ માટે ભીખ માગવી પડી શરૂઆતમાં? मैंने स्ट्रगल नहीं किया। ઓકે. वो स्ट्रेटेजिकली नहीं, पता नहीं, डिसीजन था?
नहीं नहीं, ऐसा था कि वो फिल्म नहीं बना पा रहे हैं तो चलो कुछ और काम कर लेते हैं। तो मैंने बहुत सारी कॉर्पोरेट फिल्म, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने 100 से ऊपर कॉर्पोरेट फिल्म बनाई होगी। शायद अहमदाबाद के तो आसपास कोई ऐसी कंपनी होगी 2011 से 15 के बीच में जिसके लिए मैंने काम नहीं किया। शुगर, ये जाइडस है, निरमा है, इंटास फार्मा है, लार एनन करके एक कंपनी है। तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का कॉर्पोरेट फिल्म मैंने किया हुआ है। उस टाइम पे वो दौर था और मैंने क्या किया ना, पैसा अच्छा खासा मिल रहा था, आपका खर्चा निकल रहा था, आपको रईसी का फील होता था। लेकिन 2015 तक आपको ये रियलाइज़ हुआ कि आप जो करने आए ना आप वो नहीं कर रहे हो। वो नहीं कर रहे। तो आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन मेरे को लगा आप खुद से बेईमानी कर रहे हो और ये पैसा ख़त्म हो जाता है। क्योंकि मेरे को ध्यान था, मैं फ्रीलांस करता था और मैं डिसिप्लिन भी था। जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी बात आपने कही कि फ्रीलांस में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं, लेकिन पैसा खर्चने में ना वो डिसिप्लिन का कुछ नहीं होता है। क्योंकि आपने एक फ़िल्म का आपको 20,000, 30,000, 50,000 मिला और वो 1 या 2 महीने में ख़त्म हो गया, फिर से आप, तो मेरे को लगा अच्छा काम ख़त्म नहीं होता है। तो मैंने 100-150 ये कॉर्पोरेट फिल्म करने के बाद भी मेरे को लगा यार पोर्टफोलियो में डालने लायक कुछ भी नहीं है। इसको मैं प्राउडली बोलूँ, 2015 में भी मैं सबको गुल्लक दिखा रहा था मेरे एनआईडी की फ़िल्म जो 2009 में बनी थी। तब मुझे लगा कि यार काम ऐसा करना चाहिए जो आपके पोर्टफोलियो में आपको ऐड करे। तो वैसा स्ट्रगल नहीं हुआ, लेकिन ये एक मेंटल स्ट्रगल हुआ कि नहीं, मैं इतने दिन हो गए मेरे को एनआईडी से निकले हुए और मैंने एक फ़िल्म, अच्छी फ़िल्म नहीं बनाई है। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लोगों को, फ़िल्मों के बारे में ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद कुछ नहीं बना रहा हूँ। तो वो एक स्ट्रगल हुआ। तब वो 2015 में स्ट्राइक हुआ, सब बंद किया। फिर एक रिस्क लिया बहुत बड़ा कि चलो ये खुद से फिल्म बनाते हो, तब मैंने ढ बनाया। ढ की जर्नी थोड़ी सुननी है क्योंकि आपकी वो पहली गुजराती फिल्म थी। ઢ થી ને? હા હા હા, અને એને નેશનલ એવોર્ડ પણ મળે છે. એની જર્ની સાંભળવી જ છે, પણ એ પહેલાં એ મારે સમજવું છે કે તમે જ્યારે પાસ આઉટ થાઓ છો અને તમારે જ્યારે ફિલ્મ બનાવવાની વાત આવે છે તો અગેન પાછી બાળકોનો જે તમે વિષય પસંદ કર્યો તો કંઈક પર્સનલ લાઈફ સાથે કંઈક કનેક્શન છે કે બાળકોની ફિલ્મ તમે શા માટે પસંદ કરો છો? કે તમારા બાળપણ સાથેની કોઈ યાદો જોડાયેલી છે? જીવનમાં કશું એવું થયું છે કે બાળપણ એટલે બાળકો સાથે વધારે તમે ફિલ્મ બનાવો છો? देखिए कहानियाँ ना कई बार मैं इनसे ना, साकेत चौधरी करके एक डायरेक्टर है जिन्होंने हिंदी मीडियम बनाई थी। एक बार मैं उनके साथ बैठा था और उन्होंने बहुत अच्छी मेरे को बात कही थी कि अगर आपकी कहानियाँ ओरिजिनल है ना, तो और आपके एक्सपीरियंस से वो कहानी आई है ना, तो आप तब सही फिल्म मेकर बनते हो। आप अपनी आवाज़ में बोलना शुरू करते हो, ठीक है, जैसे अच्छे सिंगर की तरह। हर सिंगर का एक आवाज़ होती है, उनका टेक्सचर होता है, उनका एक स्टाइल होता है, तरीका होता है। तो वही मेरे दिमाग में था कि मेरी कहानियाँ क्या है। और मैं 12वीं करके एनआईडी में के अंदर आया और 20-21 साल का, 22 साल का था। तब क्या था, इतनी मैच्योरिटी आप में नहीं होती कि आप सोसाइटी समझो, समाज समझो। और शुरू शुरू में आप जब फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट से आप पढ़ के निकलते हो ना, तो आप पे एक बोझ भी रहता है। आप ज्ञानी भी बनने की कोशिश करते हो, आप ज्ञान देने की कोशिश भी करते हो। मेरे को पता चला यार मैं इतना इंटेलिजेंट भी नहीं हूँ कि मैं ज्ञान दे दूँ सोसाइटी को। तब मुझे लगा यार छोटी छोटी बचपन की बातें मेरी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अब एक स्टोरी टेलर को चस्का होता है, इधर एक बात बताता हूँ, वो क्या कोशिश करता है दूसरे को ना बोलने दे, खुद ज़्यादा बोले। तो एनआईडी में ना मैं बोलता अरे मेरी मेरी कहानी सुनो, तो कोई अपनी कहानी सुनाता था, उस पर सब हंसते थे ना, तो मेरे को कंपटीशन लगता था। मुझे लगता था यार मेरे को मेरी बात बतानी चाहिए, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैंने बहुत बार एक्सपीरियंस किया, जब मैं अपनी बातें बताता था ना मेरे गाँव की इधर की, तो सब लोग हंसते थे। एनआईडी में कल्चर कैसा, दून स्कूल से भी बच्चे आते थे, केरला से भी बच्चे आए हैं। और मेरा पहला एक्सपोज़र था हरियाणा से बाहर निकलने का। मैं मेरे गांव के 40 किलोमीटर के रेडियस के बाहर गया ही नहीं था। मैंने रियलाइज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा मैं दिल्ली 2-3 बार गया था। दिल्ली वहाँ से 100 किलोमीटर है। तो अब मैं अपनी कहानियाँ इनको बताने लग गया ना, तो सब बोलते थे यार इसकी कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने तो ये वर्ल्ड देखा ही नहीं है। कि हम सेब चुरा के भागते थे, और सेब चुरा के खाने के लिए नहीं, चुराने के लिए, कि बस वो चुराना है, ठीक है। और वो चुराने में जो मज़ा आता था, घर में पापा जो लेके, पिताजी जो सेब लेके आते थे, उसमें वो खाने में मज़ा नहीं आता था। तो ये कहानियाँ मैंने बताई तो उनको बड़ा इंटरेस्ट आया। तो मेरे एक दोस्त ने बोला यार, हम सब कहानियाँ ढूंढ रहे थे अपना प्रोजेक्ट करने के लिए, तो सब बोल रहे थे यार क्या, किस कहानी पे फिल्म बनाओ, समझ नहीं आया। 2-2 महीने हमने निकाल दिए। मेरे दोस्त ने बोला कि तू क्या कहानियाँ सोच रहा है, तेरे पास तो इतनी कहानियाँ हैं। तो पहली बार जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहानियाँ हैं तो सही, हमारे पास क्या, मेरे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहानियाँ। तब बचपन की कहानी शुरू हुई। बचपन का एक खजाना इतना है अपने पास, तो पहले वो निकाले, फिर जवानी पे आएंगे, फिर बुढ़ापे पे आएंगे। તો ડ ફિલ્મ એ રીતે તમે બનાવી. हाँ जी, ડ ફિલ્મ રિલીઝ પણ થઈ ગઈ છે हाँ जी। અને સમય પણ થઈ ગયો, પણ આપણો ઇન્ટરવ્યૂ જોઈને કદાચ કોઈને લાગે કે મારે ડ જોવી છે,
તો કોઈ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ પર અવેલેબલ છે અત્યારે? यस, ढ दो बहुत अच्छे मेरे फेवरेट प्लेटफॉर्म पे है। वन इज़ नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स पे ढ अवेलेबल है। एक प्लेटफॉर्म है मूवी करके, MUBI। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है और वर्ल्ड की जितनी अच्छी कल्ट क्लासिकल फिल्म है ना, वो मूवी पे है। तो मूवी पे आप ढ को 7 अलग अलग लैंग्वेज के सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, ठीक है, और जर्मन, तो ऐसे इंग्लिश के अलावा 7 अलग अलग सबटाइटल में मूवी पे है। तो जब मूवी पे आई थी तो मैं बड़ा ये हो गया था, क्योंकि मूवी फिल्म स्टूडेंट्स देखते हैं। બિલકુલ બિલકુલ. તો મનીષભાઈ, ઢ ફિલ્મ તમે બનાવો છો, તમારી શરૂઆત છે, પણ એમાં જે એક્ટર છે એ તો દિગ્ગજ છે, ઢ નથી. એક્ટિંગના ફિલ્મના નસીરુદ્દીન શાહ સાથે તમે કામ કરો છો. તમે એવોર્ડ માટે જ ફિલ્મ બનાવો છો કે એવોર્ડ મળી જાય છે? देखिए हाँ, पता नहीं, मतलब मैं चाहता हूँ और मिल भी जाता है। ऐसा Okay. ऐसा होता है कि मैं अवार्ड की, मैं आपको एक बात बोलूँ ना, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं इसका आंसर भी देना चाहता हूँ, और किसी ने ऐसा सवाल पूछा भी नहीं है। હમ. तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मेरे को कॉल आते हैं बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के कि आपने नेशनल माटे पिक्चर बनानी चाहिए मनीष भाई, तो शू करिए। Okay. तो मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है यार, मतलब ऐसा आप सोच नहीं सकते कि नेशनल अवार्ड के लिए। मैं उनको बोलता हूँ सर, आप ना एक अच्छी कहानी जो नहीं बोली गई हो ना, जिसमें एक यूनिक बात हो, और ऐसी कहानी हो जो फेस्टिवल की जूरी हो उनको भी इंटरेस्ट कर सके, उनकी आंखें भी चिपका सके, आम आदमी भी उसको इंटरेस्ट ले सके, तो ऐसी एक यूनिवर्सल कहानी आप बनाइए सबसे। और दूसरी बात है कि उसमें आप उसको ऑथेंटिक रखिए, उसमें पैसा कमाना है ना वो भूल जाइए। बोल नहीं, पर नेशनल के लिए वो सब्सिडी 1 करोड़ तो उनकी वो बातें आती है दिमाग में, पर मैं ગુજરાત સરકાર 1 કરોડ આપે છે મિત્રો, એટલે નેશનલ એવોર્ડ મળે એવી ફિલ્મો બનાવવા માટેનો એક દોર શરૂ થશે. वो कोशिश हो रही है, वो अजीब सी कोशिश है, ठीक है वो એટલે સર્જકો સબસિડીની જે આખી વાત છે ને, એમના માટે સાબસિડી છે, એમને ખબર सांप નથી. सीढ़ी है। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज़ એટલે किया, સબસિડીમાં સર્જન भूली જાય છે. सर्जन। सही, बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने। तो मैं ये बोल रहा हूँ, वैसे आप ना करें, मतलब उस तरीके से आप ना सोचें। आप ये सोचें कि एक ऑथेंटिक ओरिजिनल फिल्म, एक ओरिजिनल कहानी बताई जाए जिसको कोई भी देखे ना उसके दिल पे लग जाए। मैं आपको बताता हूँ, ढ को जितनी ऑडियंस ने यहाँ पे देखा गुजरात में, अहमदाबाद में, उससे कहीं ज़्यादा ऑडियंस ने इंडिया से बाहर देखा। मुझे इतने मेल आए जब नेटफ्लिक्स पे और मूवी पे आई थी। मूवी पे भी आप कमेंट्स चेक करना, मैं कोई फ्रेंच में लिख रहा है, कोई जर्मन में लिख रहा है, कोई स्पेनिश में लिख रहा है, और उनको भी, और हाई रेटिंग है, मतलब 8.6 रेटिंग है फिल्म की मूवी पे। तो ऐसा है, तो यही है कि आप अपनी कहानियों को ग्लोबल तरीके से कह सकते हैं। कहानियाँ, फिल्में यूनिवर्सल होती है। ऐसा नहीं है कि जो इंडिया में जो हुआ है, इंडिया में जो बात हुई है, ठीक है, वो बाहर के लोगों को समझ में नहीं आएगी। एनिमेशन फिल्म है, उसमें एक छोटा सा जानवर रोता है, वो बोलता है, वो हंसता है, और हमको महसूस होता है कि उसमें भी एक इंसान है। तो ऐसी कहानियाँ होती है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप अपनी गुजराती फिल्म को ग्लोबल बनाइए, जैसे मलयालम होते हैं, जैसे मराठी होते हैं। कोशिश कीजिए कि जब एक गुजराती फिल्म टोरंटो के किसी फेस्टिवल में जाती है, या वो जर्मनी के किसी फेस्टिवल में जाती है, वो ताइवान के या कोरिया के किसी फेस्टिवल में जाती है, तो वहाँ के लोग भी उसको देख के रोए, एसोसिएट करें। आप यकीन नहीं मानेंगे, लोगों ने मेरे को बोला है कि यूके में लोगों ने बोला कि यार वो सीन देखा, वो फिरंग लोग थे, उनका भारतीय, कभी इंडिया नहीं आए, लेकिन वो बोले कि मेरी सिस्टर मुझे याद आ गई, मेरा भाई मुझे याद आ गया, वो मेरा बचपन था ऐसा। तो ऐसी आप यूनिवर्सल कहानियाँ बनाइए, मत सोचिए मार्केट किधर जा रही है। मार्केट अच्छी चीज़ है ना, आपको आपका ध्यान रखेगी। હમ. તો મનીષભાઈ, સિનેમા એ માં છે, પછી ગુજરાતીમાં બનાવીએ કે હિન્દીમાં બનાવીએ, એટલે કદાચ કાલે બોલિવૂડમાં તમે કામ કરશો તો એમાં કશું જ ખોટું નથી, કરવું પણ જોઈએ. હા, હા. તમને કહાની કહેવાની મજા આવશે તો ખાલી ભાષા જુદી હશે, પણ નેશનલ એવોર્ડ મળે પછી મોટાભાગે લોકો માને છે કે હવે ગુજરાતી ફિલ્મ નહીં બનાવે, સીધું બોલિવૂડનો રસ્તો પકડશે. હરિયાણાથી દિલ્હી નજીક છે, ગુજરાતથી મુંબઈ નજીક છે, તો તમે બોલિવૂડમાં જવાના બદલે વધારે તમે ગુજરાતી ફિલ્મ પાછી બીજી બનાવી, ગાંધી એન્ડ કંપની. શા માટે? સવાલ ન કરવો જોઈએ, બનાવવી જ જોઈએ, हाँ પણ લોકોની માન્યતા છે કે નેશનલ એવોર્ડ મળે हाँ हाँ પછી તો માણસ ગુજરાતી ફિલ્મ ના બનાવે એમ. एग्जैक्टली। मैं आपको बताऊँ, इस बीच में ढ के तुरंत बाद मैंने एक हिंदी फिल्म भी लिख ली थी। जब मैं लिखता हूँ तो हिंदी में हूँ सारा, ઓકે. लेकिन क्या होता है ना, गुजराती, देखो, रीजनल फिल्म आप बनाते हो ना, सबसे पहली बात है, एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, आपका कंट्रोल बहुत होता है, वो चीज़ें ओरिजिनल होती है। ओरिजिनल फिल्म में ना
नई फिल्में, नई कहानियाँ, अलग कहानियाँ हिंदी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को पॉपुलर कहानियाँ चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, डाइल्यूटेड कहानियाँ चाहिए। एक डोसा जो किसी बड़े फैंसी रेस्टोरेंट में मिलता है, उस वो उडुपी के एक छोटे से ढाबे में उसका टेस्ट नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ पे ऑथेंटिक मिलेगा। तो मेरा हमेशा फैसिनेशन, मेरे में सर पेशेंस नहीं है। जहाँ तक कहानियों की बात आती है ना, मेरे को लगता है अभी ये लिख ली मैंने, मुझे बनानी है। बॉम्बे में जब आप स्क्रिप्ट देते हो ना, उसका 2 से 3 महीने में, वो बोलते 2 से 3 महीने में पढ़ के बताएंगे हम आपको। मैं बोला 2 से 3 महीने में तो मेरा प्री प्रोडक्शन कंप्लीट करके मैं शूट भी कर दूंगा। तो 6-6 महीने प्रोसेस रहते हैं, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी ऑडियंस के लिए, बेशक वो छोटी हो, उनके लिए फ़िल्म बना दे, और फिल्म जैसी लिखी गई है वैसी बने, उसमें मिलावट ना हो, उसमें एक्टर डाल के उसको पॉल्यूट ना किया जाए कि नहीं ये एक्टर है तो ऐसा करेगा। बॉलीवुड में एक ट्रेंड बन गया है बहुत सालों से। मैं बॉलीवुड क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बॉलीवुड में अच्छी फिल्में भी बनती है, लेकिन अच्छी फिल्मों को बनाने के लिए संघर्ष उतना ही बड़ा करना पड़ता है। प्रोसेस का स्ट्रगल मैं नहीं कर सकता। अच्छी फिल्म बनाने के लिए मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, शूटिंग के टाइम पे मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, लिखने के टाइम पे मैं स्ट्रगल कर सकता हूँ, लेकिन उसको पिच करने का जो स्ट्रगल है ना, वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है, और मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से बेचना ही होता है। तो वो मैं कहीं ना कहीं कर नहीं पाया, और मेरे को हमेशा ये लगा कि नहीं, इसको ऑथेंटिक रखना है, उसको इसके तरीके से ही बनाना है। तो जो हिंदी मैंने पिच करना शुरू किया था, आपको पता होगा, वो अब मैं बताना चाहूँगा, वो अभी चल रहा है कहीं पे। तो मैं 2 फिल्में बना चुका हूँ। ओके, तो अभी मुझे ये पता है कि कौन सी फिल्म मुझे अपने लिए बनानी है। सॉरी, मैं थोड़ी बात मैंने लंबी की थी, लेकिन और इसको सम अप करता हूँ इस बात को, कि जो फिल्म मैं अपने लिए बनाऊंगा ना, वो मैं गुजराती में बनाऊंगा, और जो फिल्म मैं कमाने के लिए या वो डाइल्यूट करने के लिए बहुत बड़े उसके लिए बनाऊंगा, वो मैं हिंदी में बनाऊंगा। ये मैं आपको आज लिख के देता हूँ। बिल्कुल, ये बहुत करेक्ट बात है, और बहुत बहुत ही क्लियर बात है मेरे साइड से, कि मेरी पर्सनल फिल्में गुजराती में रहेंगी, जो मैंने चाहता नहीं कि कोई टच करे। બિલકુલ. जैसे मैंने लिखा था वैसे निकलो। તો મનીષભાઈ, એક લોકોની માન્યતા એવી પણ છે, જો કે હવે છે નહીં, આમ તો હેલ્લારોની વાત આવે, તમારી ડની વાત આવે, તો ફિલ્મો લોકોને ગમી છે. કારણ કે મોટાભાગે એક એવી ઇમ્પ્રેશન છે કે નેશનલ એવોર્ડ મળે ને તો એ ફિલ્મ ક્રિએટિવિટીને લઈને ઘણી સારી હોઈ શકે, પણ મનોરંજનનું તત્વ ઓછું હોઈ શકે. પેરેલલ સિનેમા જેને આપણે કહીએ છીએ, લોકો કદાચ એવું માને છે ને આર્ટ ફિલ્મ તરીકે જુએ છે, તો એવું નથી મને. કારણ કે મને ઢ પણ ગમી છે, અને ગાંધી એન્ડ કંપની આપણે જોવાના છીએ. તો આ રિસ્ક તમે શા માટે લો છો? नहीं, रिस्क नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, अच्छी चीज़ बनाना रिस्क है ही नहीं। ઓકે, સારું બનાવ્યું હતું ને નેશનલ એવોર્ડ મળી ગયો છે, અલગ વાત છે. हाँ હા, એટલે મિત્રો, નેશનલ એવોર્ડ માટે ફિલ્મ નથી બનાવી, हाँ, પણ ઘણી સારી છે ને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો છે. એટલે તમે એવું ના માનતા કે નેશનલ એવોર્ડ મળે ફિલ્મ સિનેમામાં જોવા માટે ના હોય એમ. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर नेशनल अवार्ड की बेस्ट कैटेगरी विकीपीडिया पे सर्च करेंगे ना, जितनी भी आप फिल्में देखें ना, अच्छी हैं सब, आप उनमें खो जाएंगे। और मैं इस चीज़ में यही मानता हूँ कि हेल्दी खाना होता है ना, वो टेस्टी नहीं होगा, पर वो अंदर बहुत फ़ायदा करने वाला, आप हेल्दी होने वाले उससे। तो समोसा नहीं बना रहे हैं हम, कुछ अच्छा बना रहे हैं। और मैं तो बिलीव यही करता हूँ कि अभी हमारी गुजराती इंडस्ट्री है, उसकी शुरुआत हो रही है, उसमें हर तरीके की चीज़ बन रही है। किसी इंडस्ट्री की शुरुआत मतलब हर टाइप की फिल्में बनना होती है। बिल्कुल बिल्कुल. तो हर टाइप की फिल्में बन रही है, तो मुझे ये लग रहा है कि हम ऐसी फिल्में भी बनती रहनी चाहिए, उनको भी चांस ये देता रहना चाहिए, क्योंकि जब ट्रेंड सेट हो तो हो सकता है अच्छी फिल्मों का ट्रेंड सेट हो। બિલકુલ. અને કઈ ફિલ્મ ક્યારે સારી બનશે આપણને ખબર જ નથી. બનતી હોય ત્યારે પણ તમને ખબર નહીં હોય કે એવોર્ડ મળશે. यस यस। પણ બનાવતા રહેવું જોઈએ, અલગ અલગ વિષય ઉપર બનાવવું જોઈએ. પણ ગુજરાતી ઇન્ડસ્ટ્રી, આ ફિલ્મ મેકિંગમાં જેને આવવું છે એના માટે આ સવાલ કામ આવશે. ગુજરાતી ફિલ્મો બનાવવાનું તમે નક્કી કર્યું, તો કોઈ ફ્લોર ઉપર ગયા ક્યારે, કોઈને આસિસ્ટ કર્યા, અથવા મેકિંગ શીખ્યા ક્યાંય? मैंने सबसे पहले ना 2 चीज़ें होती है। एक होता है थ्योरी में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था एनआईडी में, लेकिन प्रैक्टिकल में मैं बहुत अच्छा था। एनआईडी में जब थे तो मेरे सीनियर बैच में 4 लड़कियां थी, तो हमेशा मैं बस वहाँ तक एक मेरी कहानी है कि मैं उनको बार बार पूछता था, आपके सेट पे ट्रैक व्रैक चाहिए तो बताना, हम उठा के लेके आएंगे, क्योंकि तब एक इच्छा रहती थी कि देखे कि शूटिंग। तो बोलते नहीं, ट्रैक की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ ना, मैं कभी किसी सेट पे ही नहीं गया हूँ, कभी मैंने अपनी स्टूडेंट फिल्म बनाई, उसके बाद मैं कॉर्पोरेट फिल्म तो फिल्म मेकिंग से कुछ ज़्यादा लेना देना, वो अलग चीज़ें होती हैं, अलग फॉर्मेट ही अलग है वो। तो उसके बाद सीधा मैंने ढ लिखी,
ढ शूट की मैं आज तक, आपको यकीन नहीं होगा, मैं मेरे किसी दोस्त के सेट पे नहीं गया हूँ। कोई सेट, मतलब मैं इधर कैमरा के आगे बोल रहा हूँ कि मैं किसी सेट पे जाके मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि कोई एक्शन कैसे बोलता है। मैंने फिल्मों में देखा होगा कि वो दिखाते हैं, डायरेक्टर बोलता है एक्शन, मैं नहीं बोलता हूँ कभी। मैं बोलता हूँ कि चलो शुरू करें, ओके एक्शन। क्या बात। તો મિત્રો જોગાનું જોગ અમારા કોમન મિત્ર છે અભિષેક શાહ. તો અભિષેક શાહ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર હશે, ક્યારેક ફ્લોર ઉપર જવાનું થયું હશે, એ જુદી વાત છે, ક્યાંક નાનો રોલ કર્યો હશે, પણ એલ્લારો પહેલાં એમને ડિરેક્શનને લઈને કોઈ ટૂંકમાં કોઈ તાલીમ નથી લીધી અને એલ્લારો મળે છે. એ જ રીતે તમે સીધી ઢ આપો છો અને ગુજરાતી ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ મળે છે એ વખતે. એ પછી શોભયાત્રા આપી, આપણે જોઈ છે મલ્હાર ઠાકરવાડી, એટલે તમે એક એ જોનરમાં પણ કામ કર્યું. ટૂંકમાં ઓડિયન્સને જોવો એ બધું તમે આપતા રહો છો, સાથે તમને મજા આવે એવું તો તમે સતત કરો છો. અપકમિંગ પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરીશું કે હવે હજુ તો આપણા ફિલ્મની રાહ જોવાના છીએ, પણ મનીષ સૈની અત્યારે શું કરી રહ્યા છે? अभी तो बहुत है, मतलब बीच में मेरी प्रॉब्लम कहें या मेरी स्ट्रेंथ कहें, मैं लिखता बहुत स्पीड से हूँ। Okay. हाँ, तो अभी 3 स्क्रिप्ट हमारे पास, जिसमें 2 गुजराती है और एक हिंदी है जो मैं बता रहा था। तो शायद गुजराती दोनों हम मार्च तक शूट कर लेंगे, दोनों गुजराती फिल्में वो फ्लोर पे चल जाएगी, उनमें सब कुछ रेडी है। लगभग कास्टिंग भी सॉर्टेड है कि कौन एक्ट करने वाले कौन नहीं। और हिंदी का हमारे हाथ में कई बार रहता नहीं है, बहुत बड़े बजट की चीज़ें होती है। एक वेब सीरीज़ पे भी काम कर रहे हैं, हिंदी वेब सीरीज़ पे, जो एक बड़े OTT के लिए है। तो मैंने NDA साइन किया हुआ है, तो मैं आपको कैमरा बंद करने के बाद बता दूंगा बिल्कुल किसके लिए। बिल्कुल. तो एक वेब सीरीज़ भी है, तो ये सारी चीज़ें, तो अगला साल तो बहुत बिजी रहने वाला है, इस साल की तरह। जैसे इस साल भी एक मेरी शॉर्ट फिल्म और है, मैं बताऊंगा, गिद्ध करके एक शॉर्ट फिल्म है। यस. संजय मिश्रा साहब ने एक्टिंग की है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल. और अभी जापान में एक ऑस्कर क्वालिफाइंग फिल्म फेस्टिवल में वो एशियन विनर थी, तो मतलब ऑस्कर के लिए भी क्वालिफाई हो गई है फिल्म। बिल्कुल. और फिल्म बहुत अच्छा कर रही है। अभी 10 से 15 फिल्म फेस्टिवल जो ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल। मैं एक चीज़ और बताता हूँ, आजकल एक थोड़ा भ्रम हो गया है कि अभी बहुत लोग बोलते हैं कि इस फेस्टिवल में मेरी फिल्म गई, इस फेस्टिवल में मेरी फिल्म गई या जीती। जितनी फिल्में बनती है ना, आइए आप आइए, जितनी फिल्में बनती है ना, उससे कहीं ज़्यादा फिल्म फेस्टिवल है। आज के टाइम पे आप देखेंगे 4 से 5 हज़ार फिल्म फेस्टिवल होते हैं वर्ल्ड में, जिनमें से आप ये मान लीजिए 5,000 में से 4,970 फिल्म फेस्टिवल ऐसे हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है। तो वो कुछ 30-40 फिल्म फेस्टिवल है जो अच्छे फिल्म फेस्टिवल हैं। तो अभी सब लोग एक गलत ट्रेंड ये भी चल जाता है। मैं उनको ये बोलूँगा कि आप ऐसे ना करें, मिसलीड ना करें किसी को, पर अच्छे फेस्टिवल में फिल्म भेजना, पता करना होता है कि आपकी फिल्म सही है या नहीं है, टेक्निकल मापदंडों पे। तो गिद्ध का अभी तक वो 12 या 13 फेस्टिवल का हिस्सा रही है, और सभी ऑस्कर क्वालिफाइंग फेस्टिवल है, वो भी एक अच्छी बात है। तो उसमें भी हमको कॉन्फिडेंस है कि वो फिल्म अच्छा करेगी। બધું સંજય મિશ્રાને ડિરેક્ટ કરે છે મનીષભાઈ, અને જરૂર લાગે તો આપણા નાના બાળ કલાકારને પણ એ ડિરેક્ટ કરે છે, પણ એમને ગુજરાતી ભાષા ઉપર પ્રેમ છે. હિન્દી ભાષા તો બોલે છે ને પ્રેમ હોય, અને આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે, પણ ગુજરાતી ફિલ્મ જોવી જોઈએ. અને મનીષભાઈને તો એટલા માટે જુઓ કે જે માણસ ધારો તો બોલિવૂડમાં પણ ફિલ્મો બનાવશે જ, પણ ગુજરાતી ફિલ્મો બનાવે છે તો આપણે બધાએ જોવી જોઈએ. આ રિક્વેસ્ટ એટલા માટે મારા ઓડિયન્સને કરું છું કે ફિલ્મો જોશો તો વધારે સારી ફિલ્મો આ લોકો બનાવી શકશે. ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એક હજુ તમે કીધું કે હજુ શરૂઆત છે, બધા ઘણું બધું બનાવશે, એમાંથી એક પછી ટ્રેન્ડ બનશે. પણ ઘણીવાર શું થાય, ફિલ્મો ગુજરાતી બહુ ચાલતી નથી, પણ સોશિયલ મીડિયા ઉપર એ પ્રકારનો પ્રચાર પ્રસાર થાય છે કે આટલા બધા અઠવાડિયા અમે સક્સેસફુલી રન કરી, પણ પછી જો ઓડિયન્સ કદાચ એમની વાતોમાં આવીને જોવા જાય, અને પછી ફિલ્મમાં જો કશું ના હોય, અથવા તો એની આજુબાજુની બધી ખુરશીઓ ખાલી હોય, તો ક્યાંક એની અસર બીજી સારી ફિલ્મ ઉપર પણ પડી શકે. પ્રોડ્યુસર રિપીટ ના થાય, એટલે તમારા જેવા સારા ડિરેક્ટરને અગેન પ્રોડ્યુસર મળવાની એક મુશ્કેલી આવી શકે, જે લાંબા ગાળે નુકસાનકારક છે. पर्सनली तुम्हारी शू कमेंट है बाबा? देखिए, इसमें कई, सबसे पहली बात है ना, अच्छी और बुरी होने का, तो थिएटर अलग से एक प्रोसेस है। कोई फिल्म थिएटर में जाती है ना, उसका कई बार अच्छी फिल्में थिएटर से निकल जाती है, कई बार कुछ भी फिल्म वो थिएटर पे अटकी रहती है, ये तो अलग प्रोसेस है। इसमें मैं एक ये बोलूँगा कि, और आपने जो बोला ना कि ये हो भी रहा है ऐसा, कि अच्छे प्रोड्यूसर, जो विलिंग प्रोड्यूसर है, जिनके पास बेचारों के पास पैसा है, 3 करोड़ है, 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, वो डाल रहे हैं,
उनको चीटिंग फील होता है। એટલે ગીધ મળી જાય છે, હું તમને બીજી સાદી ભાષામાં સરળ ભાષામાં કહું તો ગીધ જેવા લોકો મળી જાય છે हाँ हाँ, એમને तो मैं प्रोड्यूसर से इसमें ना, इसमें सबसे जो वाक जिसको बोलते हैं ना, वो किसका है ना प्रॉब्लम है, वो प्रोड्यूसर्स का है। ઓકે क्यों है वो? હમ प्रोड्यूसर्स इनोसेंट होते हैं। યસ प्रोड्यूसर वो आदमी होता है जो फिल्म शुरू करता है। હમ तो मैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मैं उनके पैसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ બિલકુલ कि आप डायरेक्टर ढूंढे सबसे पहले। हमारी इंडस्ट्री में दो चीज़ों की थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ी कमी है। वो क्या है ना, वो हर इंडस्ट्री में है, हिंदी में तो सबसे ज़्यादा है वो, कि अच्छे स्क्रिप्ट, अच्छे राइटर और अच्छे डायरेक्टर। फिल्म को ना कैमरामैन नहीं बना पाएगा, फिल्म को एक्टर भी बेचारा नहीं खींच पाएगा अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो दो लोग हमको बहुत ज़रूरी चाहिए, एक विजनरी डायरेक्टर और एक अच्छी स्क्रिप्ट, नई कहानी। तो जब भी प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करे तो पहले वो ये सोच ले, देख ले कि वो किस कहानी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये देख ले, काम चेक कर ले कि किस डायरेक्टर का अच्छा काम है। कि अगर जितने अच्छे डायरेक्टर इस इंडस्ट्री को मिलेंगे, मैं आपको फिर से एक बात बताता हूँ कि जिस इंडस्ट्री में डायरेक्टर सेलिब्रेट हो रहे हैं ना, वो इंडस्ट्री मैच्योर इंडस्ट्री है। जब सत्यजीत रे सेलिब्रेट हुए थे ना, तो ज़रूरी नहीं कोई बड़ा एक्टर सेलिब्रेट होता, जब बड़े एक्टर आके जुड़ रहे थे उनके साथ। બિલકુલ तो હું એટલે ડિરેક્ટરના ઇન્ટરવ્યૂ કરું છું यस थैंक यू। लेकिन और अच्छे एक्टर लोगों से भी मैं मिलता हूँ ना, तो मैं उनसे बात करता हूँ ना, उनके बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं हमारे इंडस्ट्री में भी, उनके लिए मेरे को दुख होता है कि तुम यार इतने अच्छी एक्टिंग करते हो, तुम इतने अच्छे एक्टर हो, और तुम किसी, तो बोलते हैं सही बात है सर, अभी डायरेक्टर के पास कहानी नहीं होती है, वो बोलते हैं यार तू सेट नहीं हो रहा है, मैं कहाँ से एक्टिंग तेरे को लू कास्ट करूँ। तो अच्छे एक्टर का भी ये पेन होता है कि वो अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे। तो તમે પ્રોડ્યુસરને કહ્યું છે કે લોકોએ સારા ડિરેક્ટર સુધી પહોંચવું જોઈએ અને સારા રાઇટર સુધી પહોંચવું જોઈએ. કમસે કમ ડિરેક્ટર જોડે પહોંચી જશે તો રાઇટર મળી જશે માની લઈએ, પણ એ નક્કી કઈ રીતે કરશે કે આ સારા ડિરેક્ટર છે? काम देख के। ઓકે, તો એમને શું પ્રોસેસ કરવાની છે? એમને સોશિયલ મીડિયા ઉપર ક્યાંક સર્ચ કરવાનું છે, नहीं देखो, પ્રોફાઇલ ચેક કરવાની છે? पहले प्रोफाइल ज़रूरी नहीं है कि जिसको नेशनल अवार्ड मिला वो अच्छा डायरेक्टर है। बहुत सारे डायरेक्टर ऐसे जिन्होंने एक एक फिल्म बनाई है, दो फिल्में बनाई है, बहुत अच्छी फिल्म है, उनको ढूंढे। दूसरी चीज़ है कैसे ढूंढे, आपकी कहानी कैसी है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि सब फिल्में नेशनल अवार्ड के लिए बननी चाहिए, બિલકુલ बहुत सारी अच्छी कमर्शियल फिल्म भी है हमारी આપણે industry સારી ફિલ્મોની વાત કરીએ बस आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए फिल्म बनानी है, केवी रीते जाइस जैसी फिल्म बनानी है, या आपको बेयार जैसी फिल्म बनानी है, आपको हिलारो जैसी फिल्म बनानी है, करसनदास जैसी फिल्म बनानी है, तो क्यों आप किसी दूसरे, अभी मैं एक मॉल में जाके मैं बोलूँगा कि मेरे को गली जैसी पानीपुरी खानी है, वो नहीं मिलेगी। चार रस्ते जैसी पानीपुरी खानी, तो आप चार रस्ते पे जाइए, उधर ही खा लीजिए पानीपुरी। બિલકુલ तो आप उनसे ही बात कीजिए, ठीक है। आप वैसे किसी ऑर्डर, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक बहुत, मैं अभी सब्सिडी जो हुआ था इससे पहले वाला जो सब्सिडी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें एक भावनगर की एक फिल्म थी, उस फिल्म का मैं नाम भूल गया, बहुत सुंदर फिल्म थी, भवाई के ऊपर फिल्म थी, बहुत सुंदर फिल्म थी। उस फिल्म में कैमरा अच्छा नहीं था, ठीक है, टेक्नीशियन अच्छे नहीं थे, उसमें एक्टिंग इतनी सुंदर थी, उसकी वार्ता इतनी अच्छी थी। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप ढूंढिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखिए। आप कितने प्रोड्यूसर का मतलब ये नहीं है कि आपने फिल्म देखी नहीं है, आपको पता नहीं। प्रोड्यूसर्स के भी कोर्स होते हैं, प्रोडक्शन के भी, आप प्रोसेस समझिए और फिर आप इस बिज़नेस में आइए प्लीज़। आप ऐसे नहीं कि प्रोड्यूसर मतलब फाइनेंसर नहीं है कि मैं पैसा लेके आया, मेरे पास 1 करोड़ है, मेरे को प्रोड्यूसर बनना है। आप 50 फिल्में देख के आइए, आपको जैसी फिल्में पसंद है वैसी 10 फिल्में देखिए, फिर आप आइए। મનીષભાઈ, આમ તો આ ન કરવું જોઈએ, કદાચ તમને ગમશે પણ નહીં, પણ હું મારી ફરજ માનું છું. આ ઇન્ટરવ્યૂ જોઈને કોઈને પ્રોડ્યુસર બનવું હોય અથવા તો પ્રોડ્યુસર બની ચૂક્યા હોય અને તમારા સુધી કોઈ કારણસર ના આવ્યો હોય તો તમારો કોન્ટેક્ટ કઈ રીતે કરે? સ્ક્રીન ઉપર આપી શકું ઈમેલ આઈડી કે કશું? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरा ईमेल आईडी आप डाल सकते हैं स्क्रीन पे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हाँ, अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है, मैं आपको फिर से बोलता हूँ, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है और कई बार ना मुझे भी समझ में नहीं आता है, तो किसी के लिए अनफेयर नहीं हो। अगर आपको कुछ ऑथेंटिक करना है, आपको कुछ अच्छा करना है, देखिए अच्छी चीज़ ना पैसे कमा लेती है, पैसे रिकवर कर लेती है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं और आपको इस पैशन से इस प्रोफेशन में घुसना है, अगर आपको कमाने के लिए घुसना है, मेरे पास बहुत सारे कॉल ऐसे आते हैं कि नेशनल अवार्ड के लिए फ़िल्म बनानी है, वो नहीं होता है। एक जूरी आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नेशनल अवार्ड के लिए फ़िल्म बन, वो बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो अगर आपको अच्छी फिल्म में इंटरेस्ट है, आपको डिस्कशन करना है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरी फिल्म में इन्वेस्ट करें,
आप किसी की, आप दिनेश भाई की फिल्म में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको मेरी राय चाहिए, मैं वो राय दे सकता નહીં મેં પહેલાં સ્પષ્ટતા એટલે જ કરી કે એવું ના લાગે કોઈને અથવા તમને કે આ ઇન્ટરવ્યૂ જ આપણે એટલા માટે हूँ। કર્યો છે यस પણ यस, हाँ મને એવું લાગે છે એક પત્રકાર તરીકે ક્યારેક અમુક વસ્તુમાં મારે બ્રિજ બનવું જોઈએ તો કમસે કમ મનીષભાઈ તમને સારી ફિલ્મ કેવી રીતે બનાવે એવી વાત કરશે અને સાચું બોલી જશે यस दिनेश કે भाई આટલી કમાણી થઈ શકે આમ થાય તો આટલો ખર્ચો થાય અહીંયા પહોંચી તો બ્રેક ઇવન સુધી પહોંચાય એ બધું સાચું કહી દેશે તમને अगर आप आप इंटरेस्टेड है, अभी एक अच्छी चीज़ है, ऐसे ही शुरुआत जी। होती है। मुझे पता नहीं, आप एडिट आपके हाथ में है, प्रोग्राम का हिस्सा ओके, रखना है नहीं यस। रखना है, पर अगर ऐसा लग रहा है कि जो लोग इंटरेस्टेड है और वो आपको या मुझे लिख रहे हैं, ओके तो एक सेमिनार भी हो सकता है सिर्फ Definitely. प्रोड्यूसर्स के लिए। करते हैं हम ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो हाँ, सकता है। तो मैं एक्चुअली आज ही करूँगा, बात शुरू हुई साथ मिलके कि करेंगे। हाँ, कि मान लीजिए 50 प्रोड्यूसर है जिनको जो ये बोल रहे हैं कि मुझे पैसा लगाना है और मनीष की फिल्म में नहीं लगाना है, बिल्कुल, लेकिन कहीं एक भी नए लगाना। आदमी की फिल्म में लगाना है, बिल्कुल ज़रूर लगाना है, क्योंकि इंडस्ट्री बढ़नी चाहिए। तो उनको कैसी फिल्म बनानी है और कितना पैसा लगाना है, क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर मैं 3 या 4 फिल्में मैंने प्रोड्यूस भी की है, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर हिट और फ्लॉप की बात देखी जाए तो बजट फेल होते हैं, फिल्म फेल नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल आपको किस फिल्म पे, किस शर्ट पे आपको 20 रुपया खर्च करना है, किस शर्ट पे आपको 2000 खर्च करना है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो किस कहानी पे कितना रुपया लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। प्रमोशन पे कितना करना है, उसके एक्टर में, उसमें बड़े एक्टर डालने हैं नहीं डालने हैं, ये साइंस ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि न्यूयॉर्क में, यूके में, यूरोप में ये कोर्सेज़ हैं। तो प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा जैसे प्रोड्यूसर्स पढ़ के आए हैं। मेरी एक दोस्त है राधिका करके हैं, जो हैदराबाद से, जो गिद्ध की को प्रोड्यूसर है, वो एक प्रोडक्शन का कोर्स करके आई है। इंडिया में नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं कल कुछ दिनों पहले मेरा IIM में भी एक टॉक था, मैं उनको भी यही बोल रहा था कि क्यों ना हम कुछ ऐसा शुरू करें, कि हम एजुकेट करें इस चीज़ के बारे डेफिनेटली और हमारे प्लेटफॉर्म में भी हम कुछ कर सकते हैं इसके बारे में में। बिल्कुल बिल्कुल। મનીષભાઈ છેલ્લો સવાલ કે એક ડિરેક્ટર તરીકે તમે જ્યારે અમને ગમો છો એટલે તમારું કામ અમે જોઈએ છીએ તમને જોઈને પણ કેટલાક લોકો ફિલ્મ મેકિંગમાં કામ કરતા હશે જે તમને મળ્યા પણ નહીં હોય કદાચ તમને કયા ડિરેક્ટર ગમે છે यस, मैं दोनों जगह की बात करूँगा। माजिदी करके एक डायरेक्टर है ईरान के, वो मुझे बहुत पसंद है। शेखर कपूर मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कुछ डायरेक्टर के कुछ काम मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। जैसे बासु चटर्जी, ऋषिकेश मुखर्जी का काम मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब है। जैसे डायरेक्टर की जब बात आती है ना, तो इशू क्या है, एक डायरेक्टर की मैं पहली फिल्म देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे दिवाकर बनर्जी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसकी किसी दूसरे जो डायरेक्टर मुझे पसंद है, उसकी दूसरी फिल्म थोड़ी हल्की निकलेगी, तीसरी फिल्म में उसके पास एकदम से पैसा आ गया, तो उसकी फिल्म कुछ और ही बन गई, और मैं बोलूँगा यार ये तो इस डायरेक्टर की फिल्म नहीं है। जैसे कई डायरेक्टर मुझे ऑनेस्ट लगते हैं अपने काम में, तो राजकुमार हिरानी है। राजकुमार हिरानी का एक बैलेंस बहुत अच्छा है कि वो कमर्शियल भी है और उसमें कुछ नई बात भी है। बिल्कुल। तो राजकुमार हिरानी का काम मुझे इसलिए पसंद है। राजकुमार संतोषी की, मैं पॉपुलर फिल्मों की बात करूँ, राजकुमार संतोषी की जो शुरुआती फिल्में थी वो इतनी ऑनेस्ट फिल्में थी ना, अंदाज अपना अपना, इतनी ऑनेस्ट फिल्म है। घातक घातक चाइना गेट चाइना गेट मैं आज रिपीटेड घातक देख सकता हूँ मैं भी देख सकता हूँ। और इवन मेरे कुछ दोस्त, एक दिन मैंने बोला कि जब ये वर्ल्ड सिनेमा की बात हो रही थी, वो किस्लॉस्की, तारकोस्की, इनकी बातें कर रहे थे, मैंने बोला घातक मुझे बहुत पसंद, सब हंसने लगे। मैंने नहीं, वो ऑनेस्ट फिल्म है। इंडिया में इमोशन चलता है, तो उसने इमोशन इतने अच्छे से दिखाया है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और फिल्म। लगेगा कि भाई अगर 7 भाई एक साथ आ रहे हैं तो सनी देओल कर सकता है, कर सकता है, वो थोड़ा लॉजिकल भी लगता है उनकी लॉजिकल भी फिल्मों में। लगता है। चाइना गेट में जगीरा आता है तो आपको डर लगता है Yes. कि जगीरा आया। घायल आप देखते हो तो एक अपने भाई को ढूंढने का एक उसका पैशन जो है कि मैं मर जाऊंगा, कुछ भी कर दूंगा, मेरे भाई को ढूंढूंगा और वो इंसाफ लेके मैं रहूंगा। तो आपको तो देखिए, इंडिया ना, हम बहुत इमोशनल लोग हैं, हम एशियन लोग हैं, और एशियन भी छोड़ दे तो इंडियन जो लोग हैं, ये साउथ एशिया में जो कंट्रीज़ है, पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, हम बहुत इमोशनल लोग हैं। और हमको इमोशनल दिखाना, एक कोई किसी के घर में कोई गुजर गया और लोग रो नहीं रहे ना, तो समस्या लगती है। कि रो क्यों नहीं रो क्यों नहीं रहे, दिक्कत क्या है, इनको पसंद नहीं था या इनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमारी फिल्में इमोशन से ट्रांसलेट होती है, बाहर बेशक जाके लगे। जैसे फिल्म फेस्टिवल में जब मेरी फिल्म कोरिया में जाती है तो लोग बोलते हैं ये इतना तेज क्यों रो रहा है। ये हमारा पैटर्न है एक्सप्रेस करने का, तो हमको प्यार, रोना, गुस्सा एक्सप्रेस करना होता है, हम थोड़े से लाउड होते हैं, तो हमको वो दिखाना आना चाहिए। जो ये जो घातक और घायल की हम बात कर रहे हैं, जो उनमें दिखा है,
तो आप झिझके नहीं, आप ये ना करें, ऑनेस्ट रहें और अपनी फिल्में ऑनेस्टी से बनाएं। ફ્યુચર ગોલ पिक्चर એટલે આમ તો તમને ટેવ પડી ગઈ છે નેશનલ એવોર્ડમાં તમે લોહી ચાખી ગયા છો તો મોટાભાગે ઓસ્કાર એવોર્ડને એક કોઈ પણ ફિલ્મ મેકર માટે કદાચ સપનું હોઈ શકે મને ખબર નથી તમે તો મજા આવે એ પ્રક્રિયામાં એટલે ફિલ્મો બનાવો છો તો ફ્યુચર ગોલ શું છે ऑस्कर तो पता नहीं, फ्यूचर गोल है नहीं। ऑस्कर अलग चीज़ है। मैं बहुत ब्लंटली बोलता हूँ ये चीज़ है कि ऑस्कर, एक इंडियन फिल्म के लिए ऑस्कर लाना ना, बहुत, मेरे दोस्त है पैन नलिन साहब, बहुत अच्छे दोस्त है, तो वो अपनी कहानियाँ बताते रहते हैं। લાસ્ટ શો छेल्लो शो, तो हम जब भी बात करते हैं ना तो 1.5 घंटा निकल जाता है। तो मेरी वाइफ ने एक दिन, अभी थोड़े दिन पहले पैन नलिन जी से मेरी बात हो रही थी, तो मेरी वाइफ आई, बोली कि खाना खा ले। मैं बोला पैन का फ़ोन है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बोले 1.5 घंटा गया है इसका। तो मैं और पैन नलिन 1-1 घंटा बात करते हैं। तो ऑस्कर तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर देखा जाए फेस्टिवल में किसी दिन मेरी फिल्म कांस में स्क्रीन होती है तो वो मेरे लिए प्राउड मोमेंट रहेगा। दूसरी चीज़ें ये है कि मेरा फ्यूचर गोल ऐसे तो पता नहीं, कुछ पैसा कमाना तो है नहीं, या इतनी फिल्में बनाऊंगा वो भी नहीं है, पर मेरा एक कोशिश है मेरे फ्यूचर गोल में कि मैं अलग अलग तरीके की कहानियाँ लोगों को देता रहूँ, मैं कभी रिपीट ना हूँ, लोग ये ना बोले कि एक जैसी कहानी बनाता है। मैं बच्चों की फिल्म भी बनाऊँ तो मेरी कहानी अलग हो। તો મનીષભાઈ તમારી કહાની લોકો સુધી મૂકવાનો મેં પ્રયત્ન કર્યો છે હું પણ રિપીટ સવાલો ના કરું એવું મેં ધ્યાન રાખ્યું છે આમ છતાં તમને લાગતું હોય કે હજુ તમારે કશું કહેવું છે ઓડિયન્સને मैं, देखिए, मेरा इंटरव्यू जो पूरा करेगा ना, मुझे लगता है वो फिल्म के लिए बहुत पैशनेट होगा। ये इंटरव्यू जो पूरा करेगा, तो मैं उनको यार ये बात बोलना चाहूँगा कि पक्का आप लोग पूरा इंटरव्यू देखो, मतलब आप भी फिल्म बनाना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो, पहली चीज़ ये है कि ऑनेस्ट रहना। ये बहुत ऑनेस्टी का फील्ड है, मतलब इसमें आप मिलावट आप कर देंगे ना, आप खो जाएंगे, आप बहक जाएंगे। मतलब जैसे ही आप पे लक्ष्मी हावी होने लगेगी ना, गड़बड़ हो जाएगी चीज़ों की, लक्ष्मी आ जाएगी। सरस्वती का ध्यान रखे, अच्छी कहानियाँ, ऑनेस्ट कहानियाँ दे। दूसरी चीज़ है, अपनी आवाज़ ढूंढे, आपकी आवाज़ क्या है, आपकी कहानियाँ क्या है, उसको ऑथेंटिक तरीके से बोले। अगर कोई फिल्म मेकर अच्छा लगता है तो उसकी कॉपी ना करें, उससे इंस्पिरेशन ले, और फिर आप देखें कि आपको कैसे बोलना है, अपनी कहानियाँ कैसे बनानी है। बहुत स्ट्रगल होता है इस फील्ड में। जिस दिन आपको आइडिया आता है और जिस दिन फिल्म बनती है ना, उसमें 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं। पेशेंस बनाए रखे, अपना इंटरेस्ट चेक करते रहे। अगर कहानी लिख ली है, फिल्म बनाना शुरू नहीं हुआ है, 2 साल का पीरियड हो गया, आपको लग रहा है कि यार कहानी में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना पहले दिन आया था, तो छोड़ दीजिए, मत बनाइए। क्योंकि आगे एक, जब भी आप फिल्म बनाए ना, वो फिल्म हमेशा के लिए रह जाएगी। आप और मैं रहेंगे नहीं रहेंगे, गांधी एंड कंपनी शुभ यात्रा रहने वाली है, आने वाली जनरेशन देखने वाली है। आनंद हम आज भी देखते हैं ना, तो हमको आनंद आता है, हमको रोना आता है। तो आपकी फिल्में रह जाएंगे हमेशा के लिए, तो सोच समझ के बनाइए उसको। મનીષભાઈ થેન્ક યુ વેરી મચ તમારી યાત્રા અત્યાર સુધીની સાંભળીને મને આનંદ આવ્યો છે અને મારા ઇન્ટરવ્યૂ ઇન્સ્પાયરિંગ હોય છે કે લોકોને પ્રેરણા મળશે અને કોઈ પણ ફિલ્ડના, ખાસ તો ફિલ્મ મેકિંગવાળા જે છોકરા, અલ્ટોમાં યુવક યુવતીઓ છે એમને પ્રેરણા મળવાની છે. યસ, થેન્ક યુ વેરી મચ અને ફરી એક જુદા મુકામે આપણે મળીશું. થેન્ક યુ સર. ત્યારે ઘણા બધા એવોર્ડ તમે લઈ લીધા હશે કદાચ. તો મિત્રો આપણી યુટ્યુબ ચેનલ વિશેષ વિથ દિનેશ અને ફેસબુક પેજ વિશેષ વિથ દિનેશમાં જોતા હોય તો પ્રેમ તો કરો જ છો તમે, પણ ઘણીવાર સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલી જાઓ છો, તમે ફોલો નથી કરતા. છેલ્લા 28 દિવસમાં યુટ્યુબ ચેનલમાં મનીષભાઈ મારા 3 મિલિયન વ્યૂ છે. વાવ. તો સબસ્ક્રાઈબર મારા હજુ 4 લાખ હજુ હવે માંડ થશે. એનો મતલબ એ છે કે વ્યૂ આવે છે, મતલબ તમે તો આવો જ છો, પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલી જાઓ છો, તો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરશો.